नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज एक बार फिर हम दरअसल बातचीत करना चाहते हैं इजराइल और हमास की जंग को लेकर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इजराइल की सेना काफी हद तक इस वक्त गजा के अंदर है और वहां पर वो धीरे धीरे अब उत्तर से दक्षिण गजा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लगातार उनकी बमबारी भी जारी है। इस बीच में जो इजराइल के रक्षा मंत्री, उनका कहना है कि दूसरे चरण में महीनों लग सकते हैं। ये उन्होंने इस ओर इशारा किया है। सुरक्षा एजेंसियों, इस मसले पर एक और डेवलपमेंट अभी हुआ है। और डेवलपमेंट ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांग ली है। आप सोच रहे हो किस लिए माफी मांगी? कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने जो इजराइल को जरा सा भी भनक नहीं लग पाई जिस तरीके से हमास ने हमला किया था, उसके संदर्भ में उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को और वहां की जो गुप्तचर एजेंसी है उसको जिम्मेदार ठहराया था। इस पर वहां काफी बवाल मचा। बवाल मचने के बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया और कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है। लेकिन इस सॉरी के बाद भी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। वहां का जो सबसे बड़ा अखबार है हारेट्स ने नेतन्याहू को बाकायदा एडिटोरियल लिखते हुए कहा है कि नेतन्याहू को उनके गठबंधन के साथी मिलकर फौरन ही अपने पद से हटा दें। यानी इस वक्त की जो 4 डेवलपमेंट है, दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ते हुए इजरायली टैंक, रक्षा मंत्री दूसरे चरण में महीनों लग सकती है उनका दावा करना, सुरक्षा एजेंसियों के ट्वीट पर नेतन्याहू का माफी मांगना और हारेट्स मैग्ज जो अखबार, उनका सबसे बड़ा अखबार, नेतन्याहू को गठबंधन के साथी फौरन हटाए, ये एडिटोरियल लिखना। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले हम आपको इस वक्त की, जैसा रोज बताते हैं, बहुत दुखद है लेकिन फिर भी बताना पड़ता है कि 8,306 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 21,048 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं और जिसमें 3,457 बच्चों की मौत हुई। बहुत ही दुखद है जिस तरीके से बच्चों की मौत वहां पे हो रही है। और उसके बावजूद भी जो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है वो ये, पश्चिम के देश यानी अमेरिका समेत पश्चिम के देश किसी भी तरीके के सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि इजराइल थोड़ा सा ध्यान रखे, मानवीय जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक ना करे। लेकिन जिस बम्बार्डमेंट की वजह से पिछले 3 हफ्ते में 8,000 लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ी संख्या अपने आप में। अगर ये हादसा, अगर इस तरीके की मौत अगर किसी पश्चिम के देश में हुई होती तो आप सोचते इस वक्त किस तरीके का हाहाकार मचा होता। लेकिन ये फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन में 8,306 लोगों की मौत पर किसी तरीके से कोई हाहाकार पश्चिम के देशों में नहीं मन रही। उल्टे वो पूरी मजबूती के साथ इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हुए और एक तरीके से इजराइल के इस बम्बार्डमेंट को डिफेंड कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन इसमें जो दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि जो अरब के देश हैं वो भी काफी हद तक एक रहस्य में चुप्पी ओढ़े हुए हैं। सिर्फ 2 मुल्क हैं जिन्होंने कुछ बात कहने की कोशिश की है। एक है ईरान और दूसरा टर्की। टर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने पिछले दिनों बहुत तगड़ी चेतावनी एक तरीके से इजराइल को दी और पश्चिम के देशों को दी है। अर्दवान ने एक सभा में कहा है कि इजराइल 22 दिनों से युद्ध अपराध कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश सीज फायर तक की बात नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी देश सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। फिलिस्तीनियों के कत्ल के ये असली दोषी है। इसके बाद अर्दवान ने हमास को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उसने कहा हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं, अपनी जमीन और लोगों की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अर्दवान का यह कहना अपने आप में काफी करेजियस है, लेकिन कितना सही है राजनीतिक तौर पर यह एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, हम सब जानते हैं कि ईरान लगातार इस पूरे मसले के ऊपर इजराइल के साथ है और हमास के हमले को किसी तरीके से कंडेम करने के लिए तैयार नहीं। राइसी ने कहा है कि इजराइल ने लाल रेखा पार कर ली है, रेड लाइन क्रॉस कर लिया है और ये दूसरों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ईरान प्रतिरोध की ताकत को समर्थन देना अपनी प्रतिबद्धता मानता है, लेकिन प्रतिरोध की ताकत अपने फैसले, अपने विचार और कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अरब देशों के ये सिर्फ 2 देश हैं, ईरान और टर्की,
जो काफी हद तक खुलकर फिलहाल फिलिस्तीन के साथ है और जो फिलिस्तीन पे बम्बार्डमेंट हो रही, लोगों की जाने जा रही, उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अरब के बाकी देश चुप है, रहस्यमय तरीके से। क्यों चुप है? सिर्फ दो काम उन्होंने किए अभी तक। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव रखा है और उस पर वोटिंग की बात की है, और साथ ही साथ जब एक अस्पताल के ऊपर बम्बार्डमेंट में 500 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई थी, तो बाइडेन के साथ जो मीटिंग होने वाली थी इजिप्ट, जॉर्डन और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट अब्बास के साथ, वो बैठक कैंसिल की। इसके अलावा सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है बीबीसी के पूर्व हिंदी संपादक शिवकांत जी, सीधे लंदन से हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद फैसल अली साहब है। सैयद अली साहब वैसे तो इस वक्त आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी, प्रवक्ता, नेता है, लेकिन लगभग 20 साल तक वो मिडिल ईस्ट में पत्रकारिता करते रहे और वहाँ अखबारों के संपादक भी रहे। और हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम भी जुड़ गए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फैसल साहब, ये क्यों अरब देश इतनी चुप क्यों है? उनकी चुप्पी का कारण क्या है? देखिए आशुतोष जी, अरब देशों की अगर बात करें तो वहाँ जिस तरह से और दूसरी जगहों पे होता है जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ सिविल सोसाइटीज बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ रोड पे प्रोटेस्ट होता है, बहुत हंगामा होता है, शोर शराबा होता है, पूरी तरह से जनता रोड पे आ जाती है। तो वैसी चीज़ें मिडिल ईस्ट में नहीं होती हैं, और जब जब हुई हैं तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। अगर हम तहरीर स्क्वायर की बात करें या मोरक्को की बात करें, यमन की बात करें, तो ऐसा हुआ है। लेकिन उमूमन आम तौर पे मिडिल ईस्ट के जो राज हैं वो राजशाही से चूंकि गवर्न होते हैं और नाम मात्र की वहाँ पर लोकतंत्र है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ओपन प्रोटेस्ट या ओपन जो रिजेंटमेंट है वो देखने को नहीं मिलता है। मेरी बहुत स्पष्ट राय है, मैंने देखा इराक वॉर के दौरान भी जब मैं वहाँ था, 2006 में जो हिजबुल्लाह और इसराइल जंग हुई उस पीरियड में भी मैं वहाँ पे था, कि रिजेंटमेंट बहुत होता है। गवर्नमेंट का रिएक्शन एक तरफ है और जो लोग होते हैं, मासेज हैं, उनका रिजेंटमेंट, उनका गुस्सा, उनका क्रोध जो है वो अलग होता है। और गवर्नमेंट जो होती है उन राष्ट्रों की, वो इस बात में लगी होती है किसी तरह से इसका स्पिल ओवर हमारे देशों में नहीं हो और हम उसको कंटेन कर पाएं। तो अभी उन लोगों की सबसे बड़ी ये है कि ऐसी कोई युक्ति निकाली जाए कि जो फिलिस्तीन में हो रहा है तो सारे अरब राष्ट्र फिलिस्तीन के साथ खड़े भी दिखें, जो कि वो हैं, हमदर्दी उनकी पूरे तौर पे फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि सैन्य बल का जहाँ तक सवाल है, और ऐसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो लोग पूरी तरह से इसराइल के अगेंस्ट जा करके फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इसराइल पे कोई अटैक करवा दें या उसका पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दें, वैसी स्थिति में भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि देखिए, वो लोग भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनसे जब मिलने से अमेरिकी विदेश मंत्री गए तो उनको पूरा दिन उन्होंने बिठा के रखा, नहीं मिले। फिर बाद में वार्ता भी कैंसिल हुई उसके बाद, जो जॉर्डन और इसकी वार्ता होने वाली थी। कतर का भी स्टैंड बहुत क्लियर है, टर्की ने भी अपनी बातें कही हैं और आज उसने युद्ध अभ्यास भी किया है बॉस्फोरस सी में। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सब लोग हतप्रभ हैं कि इस तरह का एक्शन इसराइल करेगा। और इसलिए कि 2006 में ही बहुत ज्यादा खाना जंगी हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे, और उसमें ये हुआ था सेटबैक जो है वो एक तरह से जो नक्शा हम लोग कहते हैं जब हुआ था, तो वो 2006 में हुआ इसराइल के साथ, कि वो जीत नहीं पाए थे बल्कि बहुत भारी कैजुअलिटीज हुई थी। तो इन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि इस बार इस तरह का होगा। पहली बात है कि हमास ने जो चीजें की उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। आज स्थिति 1947 वाली नहीं है, 1967 वाली नहीं है। इस तरह के एक्शन को एक जो टेररिज्म का जो ये है चोला, उसको पहनाया जाता है, और पूरी दुनिया आज इसराइल के साथ इसलिए खड़ी हो गई कि भाई उन लोगों ने गलत किया है। लेकिन ये दुनिया भूल जाती है, और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन राष्ट्रों के लोग, मीडिया और सारे जो विश्लेषक हैं वो भी भूल जाते हैं कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा आशुतोष जी कि किस तरह से गाजा पट्टी पूरी तरह से ओपन एयर जेल है। वहां पे कौन सा फिलिस्तीनी कितनी कैलोरीज खाएगा वो तक इसराइल डिसाइड करता है, कितनी ट्रक अंदर जाएगी माल लेकर के, कितने पानी का टैंकर जाएगा, ये तक रेगुलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में फैसल भाई, माफ करेंगे मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि अरब एक बड़ी शख्सियत है वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, जो जिस मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए था, क्योंकि 8,000 से ज्यादा, 8,306 लोगों की जाने गई, जिसमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं, लगभग 60% बच्चे और महिलाएं हैं उसमें।
और रोज वहां पे लोगों की जानें जा रही हैं, और अरब के मुल्क अर्दवान और सिर्फ राइसी को छोड़ के, यानी ईरान और टर्की को छोड़ के कोई मजबूती के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी मजबूरी है? कम से कम बयानबाजी तो कर सकते हैं, खुल के अमेरिका के खिलाफ तो खड़े हो सकते हैं, खुल के इसराइल की भर्त्सना कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है हाँ जैसे सिर्फ लिप सर्विस की जा रही। ये जो रहस्यमय चुप्पी है, इसका कारण क्या है? हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। इसलिए कि देखिए, इसमें एक चीज़ और है, रीजनल हेजेमनी का भी प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं बहुत सारे मुल्क उसमें नहीं दिखना चाहते हैं जिसमें ईरान हो। अभी जो पैलेस्टाइन का इशू है या मिडिल ईस्ट में जो डोमिनेंस का इशू है, वो कहीं न कहीं ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया है। तो ईरान जिस खेमे में दिखता है, उससे कहीं न कहीं दूरी बना करके सऊदी अरब रहता है, और उसके जो अलाइज़ हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे और दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो उसके साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों ने फ़िलिस्तीन को अबैंडन कर दिया। फिलिस्तीन के साथ ये राष्ट्र जरूर हैं, लेकिन वो किसी भी ऐसे खेमे में नहीं दिखना चाहते हैं जिसका नेतृत्व या जिसमें आगे आगे सर पे जो है ईरान हो। तो ये एक उनकी मजबूरी है। दूसरी बात ये है कि रवायती तौर पे ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से सऊदी अरब खास करके अमेरिका का एलाइज रहा है। अभी वहां भी खींचतान चल रही है, अमेरिका से हट करके थोड़ा रशिया, थोड़ा चाइना, ये चल रहा है। लेकिन बरसों बरस का जो अमेरिकन डोमिनेंस उस पूरे रीजन में है, अमेरिका की आपको मालूम है कि उस पूरे इलाके में जीसीसी कंट्री को छोड़ के भी 4 ऐसे राष्ट्र हैं जहां अमेरिकन बेस हैं। इवन कि सऊदी अरेबिया में भी, हालांकि आर्मी वहां से चली गई, लेकिन फिर भी अमेरिकन बेसेस वहां पर भी हैं। तो ये सारी उनकी मजबूरी है। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आरामको का इशू है, तेल का इशू है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से खुल करके ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्टैंड इनका क्लियर है कि ये जो खाना जंगी हो रही है, जिस तरह से इनोसेंट मारे जा रहे हैं, उसकी भर्त्सना हो रही है। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा आशुतोष जी, कि अरब राष्ट्र को छोड़ दीजिए, उनके बारे में तो बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस का, इसका उसका। जो वेस्ट अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है, जो लिबर्टी और इसकी बात, इक्वालिटी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, वो वेस्ट कहाँ है? 20 महीने में यूक्रेन में 9,000 लोग मरे हैं, यहाँ 20 दिन में 9,000 लोग मरे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से अंतर आपको दिखता है कि बाइडेन उतरते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट आते हैं तो गले लगाते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, इसकी जो एक अंडर करंट है, वो मिडिल ईस्ट में, गल्फ में है, और ये समय आने पर बिल्कुल निकलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।